साल 1929 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और पूरे देश की आधी आबादी बेरोजगार हो गई, लोग सड़कों पर आ गए, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। सुसाइड रेट काफ़ी बढ़ गई थी और लोगों को दूसरी जगहों पर माइग्रेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमीर से लेकर मिडिल क्लास के लोगों को भी मजदूरी करनी पड़ी। आखिर क्यों दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था इस तरह पल भर में टूट गई। 1920 के डिकेड में अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी। इस दौरान अमेरिका का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हर साल 4.2% के रेट से बढ़ रही थी और पर कैपिटा जीएनपी हर साल 2.7% की दर से बढ़ रही थी। सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं। जीडीपी मतलब कोई प्रोडक्ट है जो आपके घर में बन रही है। समझिए कि आपका घर एक देश है और आपका परिवार जो कुछ भी घर के अंदर बना रहा है, जैसे खाना वगैरह, वो सब उस देश का जीडीपी माना जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी आकर हेल्प करें या कोई और, एज लॉन्ग एज वो चीज़ अगर आपके घर में बन रही है तो वो जीडीपी माना जाएगा। तो जीडीपी का मतलब है एक तय समय में देश के अंदर बनी सभी गुड्स और सर्विसेज की कुल कीमत। और जीएनपी में मान लो कि अगर आपका कोई फैमिली का मेंबर बाहर काम कर रहा हो, जैसे आपके पापा किसी दूसरे सिटी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हों या आपका कोई भाई किसी बाहर की कंट्री में पैसा कमाता हो, मतलब तुम्हारी फैमिली कहीं भी कुछ भी बनाते हो घर में या बाहर, तो वो सब जीएनपी में गिना जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर में कुछ बनाता हो तो वो जीडीपी में गिना जाएगा। तो जीएनपी मतलब टोटल मार्केट वैल्यू को मेजर यानी मापता है जो किसी देश के सिटीजन या उनके द्वारा ओन की गई कंपनीज ने बनाई हो, चाहे वो प्रोडक्शन देश के अंदर हुआ हो या बाहर किसी देश में। जैसे अगर अमेरिका की एक कंपनी चीन में फैक्ट्री चलाती है तो वहाँ जो भी चीज़ें बन रही हैं वो अमेरिका के जीएनपी में काउंट होगी क्योंकि कंट्री अमेरिका की है, लेकिन चीन के जीडीपी में भी काउंट होगी क्योंकि प्रोडक्शन चीन में हुआ है। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। अमेरिका के इस दौर को रोरिंग 20s कहा गया है क्योंकि इस समय नए टेक्नोलॉजी के कारण कई नई कंपनीज का राइज हुआ। 1929 तक 70% कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने लग गई थी और कंपनियों में असेंबली लाइन मेथड ने वर्कर्स के काम आसान कर दिए थे। और डिकेड के लास्ट तक लगभग अमेरिका के 60% लोगों के पास अपनी खुद की कार थी। बैंक्स ने भी लोगों की हेल्प की, लोगों को इंस्टॉलमेंट में लोन देकर, और लोग इन लोन्स का यूज़ गाड़ी, घर और स्टॉक को खरीदने में किया और इससे लोगों और कंपनियों को लोन लेने, खर्च करने और इन्वेस्ट करने का काम आसान कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो 1920s का इकोनॉमिक उछाल लोन्स पर टिका हुआ था और बहुत ही नाजुक था। 1929 तक स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया और इन्वेस्टर्स चाहे वॉल स्ट्रीट के बड़े कारोबारी हों या मिडिल क्लास सेवर्स, सब ने उधार का पैसा लगाया, कई बार सिर्फ 10% की रकम अपने पास से देकर। बड़ी कंपनीज काफ़ी प्रॉफिट में थे। 1929 के पहले 6 महीनों में कंपनीज 36.6% प्रॉफिट्स में थी, जो कि 1928 से ज़्यादा थी। लेकिन साथ ही साथ समस्या भी दिखाई देने लग गई थी। किसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे थे जिससे फसल के दाम काफ़ी गिर गए और फैक्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा माल जो था वो बिका हुआ नहीं था क्योंकि वर्कर्स के वेतन बढ़ नहीं रहे थे और साथ ही साथ लोगों के पास भी चीज़ों को खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। 1920 से 29 तक अमेरिका के 80% फैमिलीज के पास कोई भी सेविंग्स नहीं बची और मात्र अमेरिका के 1% लोगों के पास 1/3 वेल्थ का कंट्रोल था। इसका मतलब ये था कि नए लोग अब स्टॉक्स नहीं खरीद रहे थे और जो अपना स्टॉक्स बेचना चाहते थे उनको कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। अगस्त 1929 तक स्टॉक ब्रोकर्स ने लगभग 8.5 बिलियन डॉलर्स उधार में दे दिए थे, जो देश में चल रहे कुल करेंसी से भी ज़्यादा थे। इतना ज़्यादा उधार लेने से शेयर्स की वैल्यूज काफ़ी बढ़ गई, जबकि असली इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। फिर 24 से 29 अक्टूबर के बीच यूएस स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया, जिसने बड़ी अमाउंट में वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। 28 अक्टूबर, जिसको ब्लैक मंडे भी कहा जाता है, उस दिन डो जोन्स इंडेक्स 12.8% गिर गया और अक्टूबर 29 को ये लगभग 12% तक और गिर गया। और जैसे कि अभी हमने बात की कि स्टॉक मार्केट क्रैश के पहले इकोनॉमिक राइज कर रही थी, स्पेशली 1921 से 1929 के बीच, और मार्केट लगभग 6 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था और लोग ये मानते रहे कि मार्केट ऐसे ही बढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद लोग वॉल स्ट्रीट पर जमा हो गए, लोगों में घबराहट फैल गई, जिससे ये पता चलता है कि लोग कितने डरे हुए और परेशान थे। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के पहले से ही कई संकेत मिल चुके थे कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं। 1929 के शुरुआत और बीच में फेडरल रिजर्व ने लोगों को ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टिंग करने से वार्न किया था और इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे गया था और 1929 की गर्मियों तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम होने लगा था। और फिर जब स्टॉक प्राइस तेजी से गिरने लगे तब गिरावट की रफ्तार और उसके असर ने सबको शॉक्ड कर दिया। एक वॉल स्ट्रीट बैंकर ने मजाक में कहा था कि हम बस उस अंधाधुंध सट्टेबाजी का फल पा रहे हैं जिसमें लाखों लोग शामिल थे। स्टॉक मार्केट गिरने से यूएस के बैंक्स और क्रेडिट सिस्टम पर काफ़ी दबाव पड़ा। जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक लोन लेकर खरीदे थे, स्टॉक मार्केट गिरने के बाद वो लोन को चुका नहीं पाए।
न्यूयॉर्क की ब्रोकरेज फर्म्स ने अपने पैसे वापस मांगे और जिन बैंक्स ने इन फर्म्स से पैसे उधार लिए थे वो चुका नहीं पाए। 1930 से 33 के बीच 9000 अमेरिकन बैंक्स बंद हो गए थे। सिर्फ 1930 में 744 बैंक्स बंद हो गए थे। 1930 में लगभग 1300 बैंक्स के पास 850 मिलियन डॉलर्स की जमा राशि थी और फिर एक साल बाद यानी 1931 में लगभग 2300 बैंक्स 1.7 बिलियन की जमा राशि गायब हो गई। सिर्फ एक साल में 28,000 से ज़्यादा बिजनेसेस बंद हो गए और 1932 तक अनएम्प्लॉयमेंट 23.6% तक पहुंच गया और 1933 के आते आते 4 में से 1 अमेरिकन के पास कोई जॉब नहीं था। कई हिस्टोरियंस का कहना है कि 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने लोगों का कॉन्फिडेंस और वेल्थ दोनों खत्म कर दिया। लेकिन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है कि ये असली कारण नहीं था, बल्कि उनका मानना है कि असली समस्या बाद में स्टार्ट हुई जब बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गई और बाजार में पैसों की कमी हो गई। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश एक बड़ी समस्या का हिस्सा था। उस समय मात्र 10% अमेरिकन ही स्टॉक ओन करते थे, इसलिए शेयर्स में हुए नुकसान से इतनी बड़ी आर्थिक तबाही नहीं आ सकती थी। लेकिन स्टॉक मार्केट के क्रैश ने वर्ल्ड ट्रेड, बैंक्स, लोन्स और सरकारी पॉलिसीज की कमजोरियों को सामने ला दिया और इन सभी इश्यूज ने मिलकर सिचुएशन को और खराब कर दिया था, जो ग्रेट डिप्रेशन का कारण बना। 1929 से 1933 के बीच जब इकोनॉमी तेजी से गिरी तब काफी ज्यादा मात्रा में लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी का सामना करना पड़ा। 1932 तक 4 में से 1 वर्कर्स के पास कोई जॉब नहीं बची थी। परिवारों की जमा पूंजी खत्म हो गई थी। चैरिटीज और सूप किचन्स ज्यादा मात्रा में जिनको खाने की नीड थी पूरा नहीं कर पाई। अकेले न्यूयॉर्क सिटी में ही 82 से ज़्यादा ब्रेड लाइन यानी जहां लोग मुफ्त खाना लेने खड़े होते थे बन गई थी। जिनके पास कोई जॉब नहीं बची थी वो छोटे झोपड़ी बनाकर रहने लगे जिनको हुवर विल्स कहा जाता था। सड़कों पर जो फ्री खाना मिलता था उससे गुजारा होता था। उस समय के डॉक्टर्स का ये कहना था कि कोई ना कोई उस समय स्ट्रीट कार में बेहोश हो जाता था और उसकी वजह थी भूख। रूरल अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के साथ साथ इकोलॉजिकल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा ने लोगों को माइग्रेशन के लिए मजबूर किया। 1930 के शुरुआती और बीच के सालों में बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ा क्योंकि किसानों ने कई सालों तक जमीन को ज़्यादा जोता था, जिससे मिट्टी सूखने लगी और हवा से सूखी मिट्टियाँ उड़ने लगी, जिससे ग्रेट प्लेन डस्ट बाउल कहलाने लगा। फसल उगना बंद हो गए और टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और आसपास स्टेट्स की खेतियां भी तबाह हो गए। हजारों मात्रा में परिवार स्पेशली ओक्लाहोमा और कैंसस राज्यों से लोग घर छोड़कर काम की तलाश में निकल गए। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लगभग 4,40,000 लोगों ने ओक्लाहोमा को काम की तलाश में छोड़ दिया, जो कि 1930 की आबादी का 18% था। डोरथिया लैंग की 1936 की फेमस फोटोग्राफ माइग्रेंट मदर में एक गरीब माँ और उसके बच्चे दिखाए गए हैं जो कि कैलिफोर्निया की वर्क कैंप में रहते थे। ये फोटो उस बड़े माइग्रेशन की पहचान बन गई। हालांकि एग्जैक्ट नंबर जानना मुश्किल है, लेकिन इस माइग्रेशन और ग्रेट डिप्रेशन से काफ़ी लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। हालांकि उस समय इकोनॉमी तो अफेक्ट हुई ही, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों की रोज़ाना ज़िंदगी कहीं ज़्यादा अफेक्ट हुई। लोगों ने पैसे खर्च करना बंद कर दिए और खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। लोगों ने अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दी और सेकंड हैंड या सस्ती चीज़ें लेना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि आटे की बोरियों को कपड़े के रूप में यूज़ किया जाने लगा और छुट्टियाँ मनाना और रोज़ की खरीदारी करना बंद हो गया। खेती करने वाला परिवार ज़्यादा परेशान हुआ। जहां 1939 में 10 में से 6 रूरल परिवार यानी 60% गरीबी में था, तो वहीं 10 में से 8 खेती करने वाला परिवार यानी 80% गरीबी में था। कई लोग किराया या कर्ज नहीं चुका पाए, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया गया। कई रिश्तेदारों को ही एक ही घर में रहना पड़ा, जिससे हालात और मुश्किल हो गए। जब आदमी पैसे कमाने में असमर्थ हो गए और उनको काम नहीं मिल रहा था, तब औरतों ने काम करना शुरू किया, लेकिन ज़्यादातर जॉब्स उन्हें कम वेतन वाले महिलाओं के काम मिले। हिस्टोरियंस का मानना है कि 1930 में काम करने वाली महिलाएं 24% हो गई थी, यानी 10.5 मिलियन से 13 मिलियन के बीच। ज़्यादातर औरतें ऐसे कामों में लगी थी जैसे टीचिंग, नर्सिंग, दुकान और ऑफिस का काम और हाउस होल्ड सर्विस यानी घरेलू सेवा, और ये जॉब्स ग्रेट डिप्रेशन में उतनी इफेक्ट नहीं हुई थी। अनमैरिड महिलाओं को जो भी जॉब मिलता था वो कर लेती थी। गवर्नमेंट ने न्यू डील प्रोग्राम के जरिए कुछ ऑफिस वाली नौकरियां भी बनाई, जैसे सोशल सिक्योरिटी, जहां ज़्यादातर महिलाएं होती थी, लेकिन शादीशुदा महिलाओं की हालत खराब थी। द इकोनॉमी एक्ट 1933 के अकॉर्डिंग अगर पति पत्नी दोनों ही सरकारी जॉब कर रहे हैं तो एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी और ज़्यादातर केसेस में पत्नी को ही नौकरी छोड़नी पड़ती थी। और उस समय 82% अमेरिकन ये सोचते थे कि अगर जॉब्स कम हैं तो शादीशुदा औरतों को काम नहीं करना चाहिए, और इसी के चलते ग्रेट डिप्रेशन के टाइम मात्र 15% शादीशुदा महिलाएं जॉब करती थी और वही करीब आधी अनमैरिड महिलाएं जॉब करती थी। 1933 तक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। 4 में से 1 अमेरिकन के पास कोई जॉब नहीं थी। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन आधा हो गया था और लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और नए बिजनेस और नए प्रोडक्ट्स में लगने वाले पैसे भी आधे हो गए। जिस तरह से गवर्नमेंट ने यानी प्रेसिडेंट हूवर और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने सिचुएशन को हैंडल किया, वो 2 तरह के लीडरशिप को दर्शाता है।
ग्रेट डिप्रेशन के टाइम इन दोनों प्रेसिडेंट द्वारा लिए गए डिसीजंस ने आगे आने वाले यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसी को बदल दिया। जब प्रेसिडेंट हुवर 1929 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये माना कि गवर्नमेंट को लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। वो गवर्नमेंट हेल्प या फ्री पैसे देने के खिलाफ थे, बल्कि उनका मानना ये था कि लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और प्राइवेट चैरिटी पर डिपेंड होना चाहिए। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम प्रेसिडेंट हुवर ने सोचा कि बिजनेस ऑनर्स और वर्कर्स ग्रुप्स यानी यूनियन से बात करके हालात को संभाल लेंगे। उन्होंने उनसे कहा कि सैलरी मत घटाओ और फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए। 1930 में प्राइवेट कंपनी से नए प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 1.8 बिलियन डॉलर का वादा भी किया। कांग्रेस ने टैक्स में थोड़ी राहत दी और प्रेसिडेंट हुवर ने रोड्स, डैम्स वगैरह बनाने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग को दुगना कर दिया। लेकिन दिक्कत यह थी कि ज्यादातर ये उपाय लोकल गवर्नमेंट और कंपनीज की मर्जी पर टिकी थी, न कि फेडरल गवर्नमेंट द्वारा जनता को डायरेक्टली जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको पैसे देकर। जब 1930 और 1931 के बीच जब लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, तब प्रेसिडेंट हुवर ने वॉलंटियर ग्रुप्स को फॉर्म किया ताकि चैरिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा सके और स्टेट लेवल की सहायता की जा सके। लेकिन प्रेसिडेंट हुवर ने कोई भी बड़ा गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम को चलाने के लिए मना किया। जैसे हुवर ने ऐसे कानून बनने से रोक लगाई थी जो सूखे से परेशान लोगों को खाना देती थी, और संसद यानी कांग्रेस से इस बात पर बहस भी की कि ऐसी स्कीम्स या ऐसे बिल्स लोगों को आलसी और दूसरों पर निर्भर बनाती हैं और इसे वो मेहनती और आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। 1932 तक हुवर ने बिजनेस और लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया कि वो हालत को सुधारेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी अप्रोच को बदला और जनवरी 1932 में रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि एक सरकारी प्रोग्राम था, उसको स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम के तहत सरकार बैंक्स, रेल रोड्स और बड़े फार्मिंग बिजनेसेस को लोन देना था जो इकोनॉमिक को रिकवर करने में मदद करती। हुवर ने लोगों को होम लोन्स देने वाले सिस्टम को भी सपोर्ट किया, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में उसने 1930 में द स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट नाम के कानून को अप्रूव किया, जो कि दूसरे देशों से आए हुए सामानों पर 20% टैक्स लगाती थी। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस कानून के बाद ग्लोबल ट्रेड काफ़ी खराब हो गया और इकोनॉमिक पर और भी दबाव पड़ा। 1932 से 33 के बीच चीज़ें काफ़ी खराब हो चुकी थी। फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रही थी, फार्मर्स की आमदनी भी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी और लगभग 25% अमेरिकन के पास कोई जॉब नहीं थी। हजारों बैंक्स बंद हो चुके थे और लोगों का प्रेसिडेंट हुवर से भरोसा भी उठ चुका था। और जब हुवर ने ऑफिस छोड़ा तब उसको किसी ने पसंद नहीं किया और उनकी अप्रूवल रेटिंग्स भी यूएस प्रेसिडेंट के हिसाब से बहुत कम ही रही। उस समय लोगों ने यह कहा कि हुवर ने ज़्यादा कुछ नहीं किया और काफ़ी स्लो रिएक्ट किया। लोगों को लगा कि उनके द्वारा स्टार्ट किए गए बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट बस पैसे की बर्बादी थी, और ये भी उन्होंने जॉबलेस लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उनका मानना था कि लोगों को रिलीफ लोकल ग्रुप्स द्वारा पहुंचाया जाए, न कि फेडरल गवर्नमेंट द्वारा। जो लोग हुवर को सपोर्ट करते थे उनका कहना था कि हुवर ने गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाकई बढ़ाई थी। 1932 तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग 52.5% तक पहुंच गई थी और उस साल की मिडिल तक इकोनॉमी थोड़ी बहुत रिकवर होने लगी थी। लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि उनकी अप्रोच ज़्यादातर बिजनेस को सपोर्ट करती थी और उन्होंने लोगों को हेल्प करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और न ही ग्रेट डिप्रेशन को रोकने और न ही अमेरिकन की लाइफ को बेहतर करने में ज़्यादा ध्यान दिया। जब प्रेसिडेंट हुवर के बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बने तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। बैंक्स की हालत ख़राब थी और इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रही थी, तो उन्होंने काफ़ी तेज़ी से काम करना स्टार्ट किया। 6 मार्च 1933 को उन्होंने सारे बैंक्स को टेम्पररी बंद कर दिया और नेशनल बैंक हॉलीडे घोषित कर दिया ताकि बैंक्स की हालत और ज़्यादा न खराब हो। और फिर नए कानून द इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट के तहत उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को फिक्स किया। इसके बाद रूजवेल्ट ने रेडियो के थ्रू लोगों से बात की और बताया कि उन्होंने क्या किया है, और लोगों से अपील किया कि बैंक्स पर फिर से भरोसा करना स्टार्ट कर दें और अपने पैसे जमा करें। और लोगों ने भी प्रेसिडेंट पर भरोसा दिखाते हुए बैंक्स में पैसे जमा करना स्टार्ट कर दिया और बैंक से रिलेटेड जितनी भी लोगों की चिंताएं थी वो भी शांत होने लगी। फिर 1933 में गवर्नमेंट ने द ग्लास स्टेगॉल एक्ट पास किया। इस एक्ट ने बैंक्स में लोगों की सेविंग्स को इंश्योरेंस से सुरक्षित किया और ये तय किया कि रेगुलर बैंक्स यानी कमर्शियल बैंक्स जो लोगों से पैसे लेते हैं और लोन देते हैं, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स यानी जो शेयर वगैरह में पैसा लगाते हैं, दोनों अलग काम करेंगे। इसके बाद चीज़ें स्टेबल होने लगी। 1934 के बाद मात्र 9 बैंक्स ही फेल हुए थे, जिसकी संख्या 4 साल पहले प्रेसिडेंट हुवर के टाइम 9000 थी। उसी समय रूजवेल्ट ने ग्रेट डिप्रेशन के समय लोगों की हेल्प करने के लिए कई गवर्नमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए। प्रेसिडेंट बनने के शुरुआती 100 दिनों में उन्होंने कांग्रेस से कई नए एजेंसीज बनवाए। लोग इन एजेंसीज को अल्फ़ाबेट एजेंसी कहते थे क्योंकि इनके नाम अक्षरों के शॉर्ट फॉर्म होते थे, जैसे CCC यानी सिविलियन कंजर्वेटिव कॉर्प्स, जो कि अनमैरिड युवकों को जॉब देती थी, जैसे कि पेड़ लगाना या पार्क्स बनाना। TVA यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी, जिसका
इसका काम था डैम्स और पावर प्लांट बनाना ताकि पिछड़े गांव के इलाकों में डेवलपमेंट और बिजली पहुंचाया जा सके। फेरा यानी फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बेरोजगार लोगों की मदद के लिए राज्य को पैसा देती थी। PWA यानी पब्लिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, ब्रिज और स्कूल को बनाने के लिए फंड करती थी ताकि जॉब क्रिएट किया जा सके। बाद में कई न्यू डील प्रोग्राम्स को या तो रोक दिया गया या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन प्रोग्राम्स ने ये दिखाया कि अब गवर्नमेंट लोगों की हेल्प और इकोनॉमी को मैनेज करने में बड़ा रोल प्ले कर रही है। 1935 से 39 के बीच प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने सेकेंड न्यू डील की शुरुआत की। इसका पर्पस था वर्कर्स और सोशल प्रोग्राम्स की हेल्प करना, जैसे द वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी WPA। इसके तहत लोगों को जॉब दिया गया, जैसे रोड्स बनाना, स्कूल्स और आर्ट प्रोजेक्ट्स पर काम करना। ओवरऑल न्यू डील ने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दिया था। 1929 में रिलीफ फंडिंग यानी जो मदद का खर्चा था वो 4% था, जो बढ़कर 1934 में 10% हो गया। 1933 से 37 के बीच फैक्ट्रीज में फिर से काम चालू हो गया और लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर होने लगी, लेकिन चीजें सभी के लिए बराबर ठीक नहीं हुई। प्रोडक्शन काफी तेजी से हो रहा था, लगभग 7 से 8% हर साल, लेकिन कई लोग अभी भी बेरोजगार थे। 1933 से 34 के बीच लगभग 25% लोग बेरोजगार थे और 1937 तक लगभग 14% लोगों के पास कोई जॉब नहीं था। फिर 1937 में एक छोटी मंदी आई और बेरोजगारी दर 20% पहुंच गई। इस प्रकार वर्ल्ड वार 2 आते आते 17% लोग बेरोजगार थे। हालांकि रूजवेल्ट के टाइम चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत समस्या बनी हुई थी। सीधे शब्दों में कहें तो हूवर की प्रो बिजनेस वाली सोच और उनकी लिमिटेड पॉलिसीज ग्रेट डिप्रेशन खत्म करने में नाकाम रही। बेरोजगारी लगभग 3 गुना बढ़ गई और अर्थव्यवस्था लगातार गिरती रही। और वहीं जब रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बने तो उनकी न्यू डील प्रोग्राम्स ने चीज़ों को बेहतर करना शुरू किया। रूजवेल्ट के टाइम बेरोजगारी थी, लेकिन हूवर के समय के हिसाब से काफ़ी सही थी और इकोनॉमी भी हर साल 7 से 8% की दर से बढ़ रही थी। कई हिस्टोरियंस का यही मानना है कि रूजवेल्ट के प्लान्स ने सच में देश की हालत को सुधारने में हेल्प किया, और वहीं हूवर के एफर्ट्स उतने पोटेंशियल नहीं थे जिससे डाउनफॉल रोका जा सकता था। तो ग्रेट डिप्रेशन कोई नॉर्मल बिजनेस की गड़बड़ी नहीं थी, उसने पूरे अमेरिका को बदल दिया। ग्रेट डिप्रेशन ने लोगों को यह सिखाया कि आप सिर्फ लोगों को लोन देकर और बेकाबू मार्केट के द्वारा एक रिच इकोनॉमी नहीं बन सकते। जब सब कुछ गिरता है तब सबको एक साथ मिलकर सिस्टम को फिक्स करने के लिए काम करना होता है। आज भी ये बात सही है, हमें स्ट्रॉन्ग सिस्टम, स्मार्ट रिस्क टेकिंग और ऐसे प्लान्स की नीड है कि अगर चीज़ें फिर से खराब हुई तो हालत को जल्द से जल्द सुधारा जा सके।